Hello students, welcome again science and chapter number 11 force and the pressure. In the previous video we studied about the force and the type of forces, the contact force and non-contact forces, and from the list we find out that one of the contact force is muscular and second is frictional. In this video we are going to study about the frictional force. So with a big smile on your face, be ready, you are here on Vigyan Ansh with Hardeep Singh. फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रिक्शनल, ये फ्रिक्शनल फोर्स है क्या? इस फ्रिक्शनल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? दिस इज नोन एज घर्षण बल. ये घर्षण बल है क्या? हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई दो चीजें चल रही हैं तो एक ताकत है जो इसको आगे जाने से रोक रही है, जो इसको इन दोनों हाथों के बीच में जो ताकत है जो इसको पीछे की तरफ धक्का मार रही है, वो कौन सी ताकत है? वो है फ्रिक्शनल फोर्स. द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्ट बिटवीन द सर्फेसेस दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर. अगर ये आपस में कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन होगा, अगर ऐसे चल रहे हैं तो इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं. ये नीचे पेज के साथ है तो पेज और मेरे हाथ के बीच में फ्रिक्शन है. अगर मैं हवा में चलाऊंगा तो पेज और मेरे हाथ के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेज एंड द हैंड. राइट, समझा गई ये बात? तो ये तभी है. और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट. अगर हम हाथ को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है. क्लियर? तो फ्रिक्शन वो ताकत है जो दो सर्फेसिस के बीच में होती है और उनको क्या करने को, उनको मूव करने से रोकती है, उनको मूव करने से, ठीक है, अपोज करती है. राइट. सो नंबर वन, इट ऑलवेज अपोज द मोशन. कैसे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहती है, याद रखिए. ये मैंने पेन रखा और मैंने इसको उठाया. देखिए पेन नीचे जाने से मना कर रहा है. क्यों? क्योंकि पेपर और इसके बीच में कौन सी फोर्स है? दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. राइट. और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अगर पेन डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगी? अपवर्ड. ध्यान रखिए. अगर किसी की मूवमेंट राइट साइड है तो फ्रिक्शन क्या होगा? लेफ्ट. अगर कोई चीज डाउनवर्ड जा रहा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? अपवर्ड. अगर कोई नॉर्थ साउथ है मूवमेंट तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? साउथ. उल्टा लिखना सर. क्लियर? तो क्या क्या बोला अभी आपने? एक बात की कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो दो चीजें एक्स्ट्रा बताई अभी मैंने यहाँ पे. एक क्या बताइए आपको? इट प्रोड्यूस हीट. जब कभी फ्रिक्शन होता है तो ये क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. और दूसरी चीज क्या एक्स्ट्रा बताई? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि जिधर को कोई चीज चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहती है? हमारी फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है. अब अगला पॉइंट है फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड. फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, कि दो चीजों में कितना एरिया. देखिए इस हाथ के ऊपर फिंगर को करूंगा तो कम गर्मी आएगी, मैं पूरे हाथ को रगड़ूंगा तो हीट ज्यादा बढ़ रही. क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया क्या हो गया? बढ़ गया. राइट. तो पहला किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर. अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एक बस चलानी है तो टायर के बगैर चला लोगे बस को? नहीं. क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत लगेगा और बस रुकेगी. क्योंकि उसका इतना ज्यादा एरिया जमीन से टच कर जाएगा. टायरों से, अगर टायर है नीचे इस तरह से तो गाड़ी ऊंची है तो सरफेस पे कम टच कर रही है. राइट. तो क्या हो रहा है? एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो नेचुरली फ्रिक्शन कम हो जाता है. राइट. तो इसलिए गाड़ी की मूवमेंट क्या होती है? आसान हो जाती है. क्लियर हो गया? तो मोर द एरिया ऑफ कांटेक्ट मोर इज द फ्रिक्शन. सेकंड है इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस. सरफेस कितना खुरदरा है? इरेगुलरिटी मतलब सरफेस कितना खुरदरा. प्लेन कागज फटाफट उठते हैं, रफ पेज होती है उसके पेजेस को उठाना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि रफ पेजेस एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे उभार होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं, दे आर स्टक बिटवीन वन अनदर. ठीक है. तो इरेगुलरिटीज फंस जाती है. आपने देखा होगा ट्रैक्टर बड़ा टायर होता है, बहुत और निकल जाता है कीचड़ में से भी, मारुति फंस जाती है. क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर का जो बड़ा टायर है उसके ऊपर क्या है? देयर इज अ मोल्डिंग, ठीक है, जिसको हम गुडियां बोलते हैं अपनी भाषा में, वो ज्यादा है. इट मीन्स उसमें इरेगुलरिटीज ज्यादा है. तो जब इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो नेचुरली उसकी फ्रिक्शन ज्यादा होगा. तो बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्शन वो निकल जाता है. क्लियर? तो ये भी ध्यान रखिए. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. अब मुझे एक ये गाड़ी है और एक ये पेन है, मुझे दोनों को हिलाना है. किसको हिलाना आसान होगा? या ऐसे कर लेते हैं, एक पेन रख लेते हैं, कैप रख लेते हैं. किसको हिलाना आसान है? किसको कम फोर्स लगेगी? पेन को या कैप को? कैप को. क्योंकि कैप ने इसके ऊपर कम वेट डाला है. तो बिकॉज ऑफ द लेस वेट पेपर और कैप की इरेगुलरिटीज एक दूसरे में, इरेगुलरिटी मतलब ऐसे फंस जाती हैं बीच में, तो ये कम रहेंगी. तो इरेगुलरिटीज अगर कम रही तो नेचुरली क्या है? ठीक है. तो तीन चीजों पर डिपेंड किया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? अभी हम एक बात कर देखते हैं. अभी पहले हम किस पे बात करते हैं?
इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस में देखते हैं कैसे इंपैक्ट पड़ता है। चलिए, हमारे पास ये दो सरफेस है, देखिए एक रफ है और एक बिल्कुल। यहाँ हमें गाड़ी को बराबर हाइट से छोड़ेंगे रफ और स्मूथ पे, और देखते हैं कौन सी गाड़ी कहाँ तक जाती है। चलिए पहले तो ये गाड़ी जो है इस लाइन से थोड़ा पीछे रहेगी। अब दूसरी को देखते हैं जी। तो देखिए पिछली गाड़ी यहाँ रुक गई थी और ये गाड़ी उससे कहाँ चली गई, आगे। क्यों? क्योंकि नीचे टाइल तो सेम है, डिफरेंस कहाँ आया, उस सरफेस के ऊपर आया। एक क्या था, स्मूथ, और एक क्या था, रफ, राइट। हमने एक और चेंज किया, इसके आगे क्या रख लिए, पेपर। जो जिसमें गाड़ी दूर गई थी उसमें अब रखे हैं पेपर, और दूसरा रखा बिल्कुल टाइल के नीचे। चलिए पहले प्लेन पे छोड़ते हैं, देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करती है। और देखिए ये रह गई यहीं पे, राइट। अब जिसका स्टार्टिंग में रफ है उससे छोड़ते हैं। देखिए कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट। तो ये किससे डिपेंड कर रहा है, दिस डिपेंड ऑल ऑन द सरफेस। ये पेपर है मोर इरेगुलरिटीज, मतलब ऐसी जगह खाली है तो इट मीन्स मोर फ्रिक्शन। दिस टाइल हैव लेस इरेगुलरिटीज, इट मीन्स इट हैव लेस फ्रिक्शन। हमारे पास ये क्या है, यहाँ देखिए स्प्रिंग बैलेंस है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। दिख रहा है आपको? जब हम स्प्रिंग बैलेंस को देखते हैं तो इस पर रीडिंग रहती है, हम वेट और इसके अंदर मास दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मास मोस्टली ग्राम में आता है और वेट किस में आता है, न्यूटन में। तो हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। जितनी फोर्स है, फोर्स भी क्या हमारा वेट के बराबर होती है। आप आगे पढ़ेंगे जाके, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। हम यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए जितना मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा ये स्प्रिंग बैलेंस नीचे को आ जाएगा, राइट। अब हम जब यहाँ यूज करेंगे, मेरे पास गाड़ी है, फिर देखते हैं क्या होता है। लीजिए लगाइए जरा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये गाड़ी चलेगी हम रीडिंग देखेंगे कितनी आती है। चलिए जरा प्लीज, बस इनको नीचे जाने दो, खींचिए। ये सरफेस पे इतनी रीडिंग नहीं आई। अब हम कहाँ देंगे इसको, ब्लैंकेट के ऊपर कर रहे हैं हम। इसी प्रैक्टिकल को रफ पे करके देखते हैं। अब देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। ध्यान से देखिए कितनी हो गई यहाँ पे, 50 ग्राम्स, 55 ग्राम्स, 0.5 न्यूटन, राइट। तो हमें क्या पता लगा कि अगर रफ सरफेस है तो नेचुरली फोर्स क्या लगती है, ज्यादा लगती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वेट पे भी डिपेंडेंट है। अभी हम इस गाड़ी पे वेट रखते हैं, फिर देखेंगे कि ये जो वैल्यू थी हमारे पास लगभग 0.5 थी, कितनी होती है। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक डायरी रखी है, राइट। चलिए आप देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, खींचिए। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ कितनी चलेगी, लगभग 325 के बाद जाके गाड़ी ने मूव करना शुरू कर दिया। शोज दैट फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन ही तो इसकी अपोज कर रहा है। कितना लग रहा है, अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो हम न्यूटन में बोलेंगे। तो कितनी न्यूटन है यहाँ पे हमारे पास, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3। जब ये, क्योंकि हम एक बात देखी, फिर दिखाऊंगा, जब गाड़ी चली है बिल्कुल तो 3.5 न्यूटन था, लेकिन जब गाड़ी इन द मोशन है, गाड़ी चल रही है, तो कितना रह गया देखते हैं। देखिए तो 3। इससे क्या पता लगा कि जब कोई गाड़ी खड़ी थी, जब कोई चीज खड़ी है उस टाइम फोर्स ज्यादा लगती है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब गाड़ी मूवमेंट के अंदर आ गई है तो क्या हो रहा है, आप फिर देखिए, रोकिए जरा प्लीज, रोक दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। चलिए फिर से चलिए दोबारा से। देखिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन का इफेक्ट देखते हैं अभी। ये देखिए, देखिए शुरू जैसे अभी भी गाड़ी शुरू हो रही है तो कहाँ जा रहा है, 3.5, लेकिन गाड़ी में मूवमेंट आ गई और कहाँ आ गया, ये धीरे धीरे 3 के ऊपर शिफ्ट कर गया, राइट। देखिए अब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है 3 के साथ ही। तो दिस शोज दैट कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से ये बात भी पता चलती है। देन देयर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन की टाइप में अभी बात कर रहा था कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब कोई चीज खड़ी है हम उसको धक्का मार रहे हैं तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्लाइडिंग है, जब कोई चीज ऐसे रगड़ के चल रही है तो वो क्या है, स्लाइडिंग है। और अगर क्या हो रहा, रोल, सिर्फ टायर घूम रहे हैं, अगर मैं इसी पेन को कैसे करूंगा, देखो धक्का मारा स्लाइडिंग है, और अगर ये ऐसे जा रहा तो ये क्या है, रोलिंग है, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इट इज मैक्सिमम। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों ज्यादा होता है, पहली बात ये कब होता है, इट अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। जब कोई चीज रेस्ट में है और हमने उसको पहली बार धक्का मार के चलाया, तो जो पहले एट द फर्स्ट इंस्टांस जब ये रेस्ट टू मोशन हुआ तो कौन सा फ्रिक्शन लगा, दैट इज स्टैटिक। और स्टैटिक वाई मैक्सिमम, मैक्सिमम क्यों था
क्योंकि हमारे पेपर और पेन के बीच में जो इरेगुलरिटीज है उनको एक दूसरे में टाई अप होने में, फंसने के लिए प्रॉपर जब टाइम मिल गया था, ठीक है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट सो दैट irregularities have enough time to get fit into each other। याद रखिएगा, ये मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि irregularities को एक दूसरे में फिट होने में बहुत समय लगता है, राइट। तो दैट्स व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। स्लाइडिंग इज मीडियम। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन अकर्स व्हेन वन is moving over the other, when one object is moving over the other just sliding phase में, राइट, स्लाइड होके जाएगा। क्लियर। कहता है इट इज लेस देन स्टैटिक, ये स्टैटिक से तो कम होता है। क्यों? क्योंकि जब ये चल पड़ा तो इरेगुलरिटीज को फंसने में समय नहीं मिलता है, बिकॉज इरेगुलरिटीज डोंट गेट प्रॉपर टाइम टू फिट इनटू ईच अदर। इरेगुलरिटीज को सेट होने में समय नहीं लगता है। यहां दोनों में आपसे मैं बात करता हूं। चलिए, क्या आपने कभी गाड़ी हो, खड़ी हो, वो स्टार्ट नहीं हो रही, उसको धक्का मारा है कि वो स्टार्ट हो जाए? यस। ओके, मारा है, गुड। आप मुझे ये बताइए, गाड़ी के टायर चल पड़ते हैं तब ज्यादा जोर लगता है, जब पहली बार उसको हिलाना होता है तब ज्यादा जोर लगता है? जब पहली बार उसको हिलाना होता है। क्यों लगता होगा, सोचो। क्योंकि जो सरफेस है और जो गाड़ी के टायर है उसको फंसने के लिए टाइम मिल जाता है उसको। क्योंकि जो गाड़ी खड़ी है तो उसकी इरेगुलरिटीज आपस में फिट है, राइट। जब उसकी इरेगुलरिटीज फिट है, इसलिए कोई भी गाड़ी हो, जब उसको शुरू में धक्का मार के हिलाना ना तो मुश्किल है। जब गाड़ी चल पड़ेगी तो फिर उसको आगे धकेलना आसान हो जाता है, बिकॉज when the vehicle is at rest, the irregularities between tire and the surface, they are fit with each other. That's why we need more force to move it. Sliding आ गया, right? And third one is rolling. Rolling में क्या भी बताया हमने कि it is minimum. Rolling सबसे कम होता है। पहले भी बात की, गाड़ी में टायर है तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है। देखो, टायर के बगैर मैं इसको धक्का मारूंगा तो क्या है? स्लाइडिंग। अगर टायर लग गए तो क्या है? रोलिंग। ठीक है, इट इज मिनिमम, ये सबसे कम होता है। इट अकर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द अदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे रोल कर रहा है। द सरफेस ऑफ कंटैक्ट इज मिनिमम, यहां दोनों पूरा सरफेस नहीं आया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सरफेस टच हो जाता है, राइट। तो मिनिमम, तो दैट्स व्हाई दिस फ्रिक्शन इज। हम एक और देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, छोटा सा। देखिए, इसको धक्का मारिए, चलाइए। एक तो ये तरीका है, जब मैंने इसको धक्का मारा तो कौन सी फोर्स लग रही है? दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बुक इधर को जा रही है, फोर्स उधर को लग रही है, राइट। अभी दो पेन रखते हैं, 3 इसके नीचे रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 पेन रखेंगे हम, बिना कैप के रखेंगे इसके, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैप के जो थोड़ा और नीचे कर दीजिए, राइट। अब थोड़ा चला के दिखाइए। देखिए, पहले जोर लग रहा था, अब तो ये क्या कर रहा है? अपने आप भाग रहा है। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पेन है, इन्होंने क्या कर दिया? द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द बुक एंड द सरफेस, ये क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। जब दोनों के सरफेस डिक्रीज हो गया, इरेगुलरिटीज कम फिट हो रही हैं, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज मिनिमम हियर, राइट। तो आपको, मुझे लग रहा है दैट्स ऑल अबाउट 3 फ्रिक्शंस। तो प्लीज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।